हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर में। सो आज यार हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ठीक है। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि दो चार्जेस रख दिए जाते हैं और फिर तीसरे चार्ज का पूछा जाता है कि उसको कहाँ रखें, कितना मैग्नीट्यूड उसका रखें ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। ओके। या फिर दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं जो इस तरीके से होते हैं कि दो चार्जेस रख दिए और तीसरा चार्ज कहाँ रखें, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, उसका नेचर क्या होना चाहिए ताकि पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यार एनसीईआरटी में भी आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है जिसको भी अगर आप ट्राई करते हैं तो शायद आपको इससे भी काफी कुछ हेल्प मिलेगी इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं कि बेसिकली क्या करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमें। ऑलराइट, तो कॉपी और पेन उठाइए और शुरू हो जाइए भाई। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। तो बच्चों इक्विलिब्रियम पहले तो ये सोचिए कि होता क्या है। जैसे देखो, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए हमारा, जीरो। ठीक है। तो अगर आप किसी भी पॉइंट का इक्विलिब्रियम देख रहे हैं तो उसके लिए नेट फोर्स हमारा जीरो होना चाहिए, पहली बात। ठीक है। हालांकि टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम लोग पॉइंट चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो पॉइंट मास के लिए कभी टॉर्क वगैरह नहीं होता है, उन पर केवल फोर्स लग सकता है। इसलिए हम केवल फोर्स जीरो करा करके ही उनका इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि यार दो चार्जेस अगर रखे हुए हैं एक दूसरे से कुछ आर दूरी पर तो उनके बीच में कुछ फोर्स लगता है और ये फोर्स हम सब लोग जानते हैं कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है वैक्यूम के अंदर। ठीक है भाई। ओके। और इस के की वैल्यू हम सब लोग जानते हैं 9 × 10⁹ होती है। और अगर यही वैक्यूम की जगह कोई मीडियम होता है तो फिर उस केस में यही फोर्स 1/4πε इंटू में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखा जाता है। ठीक। अब इस के की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। इसके अलावा अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम होता है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अगर दोनों का नेचर अपोजिट होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है कि अगर कोई बॉडी है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है और इस पर अगर एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स अगर इधर लग रहा है, ठीक है, तो ये दो फोर्स लग रहे हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे तो वो तभी पॉसिबल है जब इस पर नेट फोर्स जीरो हो और दो वेक्टर का वेक्टर सम अगर हमें जीरो करवाना है, दो वेक्टर का अगर हमें वेक्टर सम जीरो करवाना है तो वो तभी पॉसिबल होता है जब वो दोनों वेक्टर इक्वल हो और अपोजिट। मतलब अगर केवल और केवल दो ही फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी पर तो उनका वेक्टर सम जीरो तभी आएगा जब दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहे हैं। ठीक। तो चलिए यार ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो शायद आपने 11th क्लास में भी पढ़ ली होंगी। तो अगर आपको ये आते हैं तो डेफिनेटली इस टॉपिक में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। हाँ, ये एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए यहाँ पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर एक दूसरा 4Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है। आपको एक तीसरा चार्ज दिया हुआ है स्मॉल q। इस स्मॉल q को कहां रखें ताकि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम ऑफ q मतलब अभी हमें इस पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम नहीं देखना है, हमें केवल और केवल इस स्मॉल q का इक्विलिब्रियम देखना है। ठीक है। ये पहले टाइप की प्रॉब्लम है जो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर देखते हैं। अब यार सोचो जरा कि अगर मुझे इस चार्ज का इक्विलिब्रियम देखना है तो मैं इसको कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ पर भी 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 रख सकता हूँ, कहाँ रखूँ बेसिकली, या फिर इनके बीच में भी रख सकता हूँ। ठीक है। अब देखो इस क्यूब पर अगर मैं देखूं तो कितने फोर्स लगने वाले हैं, दो फोर्स। किस किस के लगने वाले हैं भाई, भाई एक तो इस छोटे भाई का लगने वाला है, एक बड़े भाई का लगने वाला है।
ठीक है। अब ये दोनों भाई मिलकर के इस बेचारे बच्चे को पकड़ के खींचेंगे। ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये बच्चा जो है इक्विलिब्रियम में रहे। तो वो कब होगा सोचो, जब इस छोटे भाई का फोर्स और बड़े भाई का फोर्स इक्वल और अपोजिट हो। ठीक। अब जैसे मैंने यहां पर रखा होता है इसको, तो बताओ ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इस पर ये वाला कैपिटल क्यू, ये जो छोटा भाई है, ये किधर फोर्स लगाता है, रिपल्सिव लगाता है, और ये बड़ा भाई भी रिपल्सिव लगाता है। अब देखो ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन, क्या यहाँ पर रिजल्टेंट जीरो हो पाए? नहीं हो पाए। यहाँ पर देख लेते हैं, बड़ा भाई कितना इधर लगाएगा, छोटा भाई भी इधर लगाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल ही करेगा। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। क्या यहाँ पर मिल सकता है? देख लेते हैं। ये कैपिटल क्यू जो छोटा भाई है वो इधर लगाए और बड़ा भाई इधर लगाए। अब देखो दो वेक्टर का वेक्टर सम जीरो कब हो सकता है? जब वो इक्वल और अपोजिट है ना। क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। यहाँ पर भी जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पर जीरो होगा क्या? यहाँ पर भी जीरो नहीं होगा। अब देख लेते हैं भैया, यहाँ पे बीच में देख लेते। अगर मैंने यहाँ रखा तो सोचो कैपिटल क्यू जो है, ये जो छोटा भाई है वो इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, और ये जो फोर क्यू है बड़ा भाई, वो इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, है ना, रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना। क्या अभी यहाँ पर इनका वेक्टर सम जीरो हो सकता है? हाँ अभी हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। हाँ क्या? क्यों भाई? क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जीरो होने के चांस हैं, है ना। लेकिन इसके अलावा और किसी पोजीशन पर जीरो होने के चांस नहीं है। तो यहां से आपने क्या सीखा कि अगर दो सेम नेचर के चार्ज, जैसे कि ये भी भाई है और ये भी भाई है, मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव, ठीक, तो तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में ही कहीं ना मिलेगा। ठीक। अब वो एग्जैक्टली कहां पर मिलेगा वो देख लेते हैं। अब हमें इतना तो पता लग गया कि यार दोनों के बीच में रखना पड़ेगा, तभी जाकर के तीसरा चार्ज का इक्विलिब्रियम मुझे मिलने वाला है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात। ये कैपिटल क्यू, ये फोर क्यू। ठीक। तो ये रहा भैया तीसरा चार्ज जो इनकी बीच में रखना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब एग्जैक्टली कहां पर रखें? तो मान लो कि यार ये दूरी मैंने x मान ली, तो ये बेटा ये कितनी हो जाएगी? r माइनस एक्स हो जाएगी। पिक्चर सेट है यहां तक? अच्छा। अब सोचो अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो बताओ कैपिटल क्यू इस पर किधर फोर्स लगाएगा? तो किधर? ये छोटे भाई का फोर्स है, इसलिए अपन इसको स्मॉल एफ लिख देते हैं। तो ये स्मॉल एफ कितना हो जाएगा बता? सर ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। पिक्चर सेट। अच्छा, ये फोर क्यू किधर लगाए? सर ये इधर लगाएगा, ये बड़ा एफ लिख देते हैं। तो ये बड़ा एफ कितना हो गया भैया? सर ये हो जाएगा के क्यू फोर क्यू अपॉन में आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, क्या बात। अब मैं चाहता हूं कि यार इस पर नेट जीरो हो जाए। नेट जीरो कब होगा? जब दोनों इक्वल और अपोजिट एक्ट करें। ठीक। अब ये वेक्टर जो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? दोनों की डायरेक्शन बता रहा है। अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं दोनों का, तो मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। मानते हो इस बात को? मतलब ये दोनों के दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करनी चाहिए। ठीक है सर। तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल क्यू, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल क्यू, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ बच्चों के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का जो मैग्नीट्यूड है वो के कैपिटल क्यू फोर क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। देखो देखो देखो, कुछ कुछ कट रहा है, कट रहा है सर बिल्कुल। तो क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ? आर माइनस एक्स अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4 लिख सकता हूँ बेटा। तो यहां से तेरे को क्या मिलेगा कि आर माइनस एक्स बटे एक्स बराबर 2 मिलेगा। आ गया ना? हाँ मिल तो रहा है सर। तो यहां से तेरे को क्या मिल रहा है कि सर आर बराबर 2x प्लस एक्स। तो यहां से तुझे मिला x बराबर आर बटे 3। ये ले भाई तेरे पास लोकेशन भी आ गई। देख 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 देख। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बड़ा छोटा भाई है और ये वाला बड़ा भाई, अब इस तीसरे भाई को कहाँ रखना है? सर इस तीसरे भाई को ना यहां से टोटल दूरी का 1/3, तो यहां से 2r/3 तक रखना है।
बहुत बढ़िया। अब सोच इसको कैसे याद रखेगा कि दो सेम नेचर के अगर चार्ज हैं तो तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में ही कहीं ना कहीं मिलेगा, इन बिटवीन द चार्जेस। ठीक। अब याद रखना मैंने ऐसा नहीं बोला है कि बिल्कुल मिडिल में रखना पड़ेगा, नहीं, बीच में कहीं ना कहीं। ठीक। दूसरी बात, ये जो चार्ज है किसके पास में रखेगा, सोच, छोटे भाई के पास में या बड़े भाई के पास। अरे भाई छोटे भाई के ज्यादा पास में रखना पड़ेगा। देख ये R/3, ये कितना है 2R/3। हाँ क्या नहीं, तो छोटे वाले के ज्यादा पास में होगा, छोटे वाले के पास। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया भाई। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो चलो ये तो हो गया अपने दो जब सेम नेचर के। अब ये कैपिटल क्यू और ये 4Q, ये हो सकता है दोनों भाई भाई हो, मतलब दोनों सेम नेचर के हो, या फिर हो सकता है दोनों बहने -Q और -4Q भी होगा, तब भी रिजल्ट ये है। क्लियर अभी पिक्चर सेट है आपके यहाँ पर। चलो अब ये तो क्या हो गया यार, अपना इक्विलिब्रियम हो गया जब सेम नेचर के अपन ने चार्ज रखे हुए। अब दूसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं जिसमें एक को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक, और दूसरे को नेगेटिव मान लेते हैं। अब देख मैं तेरे को एक चीज और बताता हूँ यहाँ कि छोटे वाले के पास में क्यों रखना पड़ा अपने। भाई देख फोर्स जो होता है ना, ध्यान से देख, फोर्स जो होता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ कि ना, देख इसमें ना ये वाली टर्म जो है वो यहाँ पर भी है, कुछ कुछ और कुछ है ना यहाँ पर, लेकिन साला ये इसका न्यूमिनेटर जो है ना थोड़ा सा बड़ा है, दिखाई दे रहा है। इसका जो न्यूमिनेटर है ना, ये न्यूमिनेटर ये देख थोड़ा सा बड़ा है, दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। अब सोच मैं चाहता हूं कि यार ये फोर्स इसके बराबर हो जाए, तो इसका जो न्यूमिनेटर है वो इसके न्यूमिनेटर से बड़ा है, फिर भी मुझे दोनों को बराबर करना है। तो वो कब पॉसिबल होगा, वो तभी पॉसिबल होगा जब इसका डिनोमिनेटर भी बड़ा होगा। डिनोमिनेटर अगर बड़ा है इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये होगा कि जो दूरी है वो भी ज्यादा होनी चाहिए। इसी वजह से, इसी वजह से इस स्मॉल क्यू को हमने 4Q से देखो थोड़ा ज्यादा दूरी पर रखना पड़ा टू गेट द इक्विलिब्रियम। क्लियर है बिल्कुल कॉन्सेप्ट। चलो अब देखो अपोजिट नेचर वाले चार्ज। अब सोच अपोजिट नेचर वाले चार्ज के केस में कहां रखें, फिर से देखते हैं। भाई तीसरा चार्ज जो है उसको कहां रखूं मैं ताकि वो इक्विलिब्रियम में मिले, अभी दिखाते हैं। सबसे पहले बीच में चेक करते हैं। भाई इस बार ना ये भाई और ये बहन, सोच ये कैपिटल क्यू जो है ये भाई जो है इसको रिपेल करेगा ऐसे, क्योंकि ये भी प्लस क्यू है से। और ये जो बहन है -4Q ये इसको अट्रैक्ट करेगी, क्यों, क्योंकि अपोजिट नेचर के। अब सोच यहां पर अगर मैं बोलूं कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो क्या यहां पर नेट फोर्स 0 होगा, नहीं हो पाएगा। क्लियर, यहां देख लेते हैं। ये जो भाई है ये इस कैपिटल क्यू को रिपेल करेगा और ये -4Q इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या यहां पर इक्विलिब्रियम मिलेगा, नहीं सर नहीं मिलेगा। ये जो कैपिटल क्यू है ये इसको रिपेल करेगा और ये जो -4Q है ये अट्रैक्ट करेगा। क्या यहां पर इक्विलिब्रियम मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा सर। अब देखते हैं यहां मिल सकता है क्या। ये जो कैपिटल क्यू है ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा और ये -4Q इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या यहां पर हमें इक्विलिब्रियम मिल सकता है, हाँ मिल सकता है सर। ये जो -4Q है इसको अट्रैक्ट करेगा, ये जो कैपिटल क्यू है इसको रिपेल करेगा। क्या यहां पर इसको इक्विलिब्रियम मिल सकता है, हाँ यहां पर भी मिल सकता है सर। अरे सर दो दो पोजीशन आ गई, या तो यहां मिलेगा यहां मिलेगा, दोनों में से कहां मिलेगा वो सोचो। सोचो कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि फोर्स बैलेंस हो जाना चाहिए, ठीक है। किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, सर इसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो थोड़ा ज्यादा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। मतलब कि ये जो 4Q है वो इस स्मॉल क्यू पर थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाएगा मैग्नीट्यूड वाइज अगर अपन देखें तो, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका फोर्स और इसका फोर्स दोनों बैलेंस हो जाए। तो सोचो वो कब होगा, सर वो तब होगा जब 4Q और Q के बीच की जो दूरी है, दूरी बिटवीन
4q एंड q वो ज्यादा होनी चाहिए दूरी बिटवीन q एंड q, हाँ क्या ना? तभी तो न्यूमिनेटर ज्यादा है तो डिनोमिनेटर भी ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये हो कि अगर ये चार्ज यहां होता है तो साला ये ना इस 4q के ज्यादा पास में है, जबकि इक्विलिब्रियम के लिए हमें q के ज्यादा पास में रखना पड़ेगा। तो अब सोचो इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा स्मॉल q का? यहां नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर तो वो 4q के ज्यादा पास में है, जबकि इक्विलिब्रियम के लिए वो 4q से दूर होना चाहिए थोड़ा, एज कंपेयर टू कैपिटल Q। क्लियर है? इसलिए यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा यहां पर। आहा, क्या बात है! तो यहां से क्या चमका कि सर जब दो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं तो तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम हमेशा दोनों चार्ज के बीच में नहीं मिलेगा, बाहर मिलेगा, लेकिन ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही कहीं ना कहीं मिलेगा, है ना? ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, इसी लाइन पर ही कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन वो दोनों चार्ज के बीच में नहीं मिलेगा, वो चार्जेस के बाहर की तरफ मिलेगा। अच्छा, किसके ज्यादा पास में मिलेगा? छोटे वाले के पास, छोटे वाले के पास। क्लियर है भाई? तो एक बात तो ये याद होनी चाहिए। दूसरी, आउटसाइड द चार्जेस, आउटसाइड द चार्जेस। क्लियर भाई? ठीक है, सब याद रख लेंगे इसको। अच्छा, अब देखते हैं कि दूरी होनी कितनी चाहिए। चलो भाई फिर से इसका डायग्राम बनाते हैं। बनाए भाई, ये है कैपिटल क्यू, ये है -4q। अच्छा सर, अब मैं चाहता हूं कि यार इसका मुझे क्या मिल जाए, इक्विलिब्रियम मिल जाए। तो सपोज करना कि ये दूरी बच्चों x है, तो ये कितनी हो जाएगी? ये अपने को दी हुई थी स्मॉल r। अब सोचो कैपिटल क्यू, ये जो भाई है, ये इस छोटे क्यू पर कितना फोर्स लगाएगा? इसको अपन स्मॉल f लिख देते हैं। याद रखें, हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन अपने कॉमन सेंस से दिखा रहे हैं फोर्स। ठीक है, तो इस कैपिटल क्यू की वजह से स्मॉल क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा सर के क्यू क्यू अपॉन में x। हाँ, और ये जो 4q है वो इस पर इधर फोर्स लगाएगा, बड़ा F लिख देते हैं इसको। ये कितना हो गया भाई? फिर से बोल रहा हूं, हम यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बच्चों, डायरेक्शन हम अपने कॉमन सेंस से दिखा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इस चार्ज को हम विदाउट साइन पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड हम लिखने वाले हैं। क्लियर है भाई? ये हो जाएगा सर इतना। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात। अब मैं चाहता हूं कि यार स्मॉल f और कैपिटल F का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, तो वो कब होगा सर? ये तब होगा सर जब आप इनको करवाओगे बराबर। ठीक। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात, ये लीजिए सर हो गया। अब देखिए यार, कुछ से तो कुछ कटना चाहिए भाई, तो यहां से क्या बनेगा? ये बन जाएगा सर r+x अपॉन में x का होल स्क्वायर बराबर 4। नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं, ये दोनों तरफ रूट ले लो, तो r+x अपॉन में x बराबर हो जाएगा सर 2। तो यहां से r+x बराबर हो जाएगा भाई 2x। तो यहां से तुझे मिलेगा x बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर कैपिटल Q रखा है, यहां पर अगर -4q रखा है, तो तीसरा चार्ज तुझे कहां रखना पड़ेगा? यहां से r दूरी पर रखना पड़ेगा, और ये वाली दूरी भी r है। तो बता 4q से कितनी दूरी पर रखेगा? 2r दूरी पर। 4q से 2r दूरी पर और q से r दूरी पर। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया जब दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट हो। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं भाई, ये दो तरह के क्वेश्चन है बेटा जो हमने एक चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि तीसरे चार्ज के लिए किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो यहाँ पर करने वाले हैं। देखो भाई, ये जो चार्ज है, ये कैपिटल क्यू है, छोटा भाई, बड़ा भाई, और एक और चार्ज है स्मॉल क्यू। ठीक। हमारा क्वेश्चन क्या है? इनके बीच की दूरी r है। फाइंड द नेचर कॉमा मैग्नीट्यूड एंड लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज so that
दिस सिस्टम remains in equilibrium। क्लियर है भाई? अब देखो पहले जो क्वेश्चन किया था वो और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। हमें पहले केवल और केवल इस क्यू का इक्विलिब्रियम चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम चाहिए। ठीक, चलिए भाई देखते हैं। देखो भाई, अब इतना तो मुझे पता है कि यार ये पूरी ना एक फैमिली है बेसिकली, जिसमें कौन कौन है, छोटा भाई, मोटा भाई और एक और बाहर से आने वाला भाई। ठीक, और तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। अब सोचो ये तीनों के तीनों अगर मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है मेरे भाई, तो ये भी तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यार इस स्मॉल क्यू को कहां रखें ताकि ये स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में रहे। तो हमने देखा था कि यार ये ना यहां रखना पड़ेगा। देखा था पहले क्वेश्चन में कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा सर, r/3 पर। और ये कितनी दूरी थी सर, 2r पर। भाई ये अपन पहले कर चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट वहां से इसको उठा लिया। भाई इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम मतलब क्या हो गया कि क्यू भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, क्यू इन इक्विलिब्रियम, कैपिटल क्यू भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और 4q भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। यही तो हुआ इसका मतलब, तभी तो पूरा का पूरा सिस्टम जो होगा इक्विलिब्रियम में रहे। गॉट इट? अब हमें ये देखना है कि यार स्मॉल क्यू भी इक्विलिब्रियम में है, तो इस स्मॉल क्यू के इक्विलिब्रियम से हमने ये पता कर लिया कि इसको कहां रखें। ठीक, तो हमें ये चीज तो पता लग गई है कि इसकी लोकेशन क्या हो। अब हमें पता करना है कि इसका नेचर क्या होना चाहिए और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर ये इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, तो क्या ये 4q भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 4q को अगर मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है, इस बड़े भाई को भी अगर मुझे क्या रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, तो बताओ इस पर भी दो फोर्स लगेंगे। एक तो ये छोटा भाई लगाएगा, दोनों का नेचर सेम है तो क्या लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। ठीक है, इसको अपन बोल देते हैं भैया स्मॉल f1। ठीक, दूसरी बात, क्या ये कैपिटल ये जो क्यू है बाहर से आने वाला भाई, ये भी इस मोटे भाई पर फोर्स लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाएगा सर, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन यार हमने तो पढ़ा था कि यार अगर किसी एक पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रहना है अंडर द इफेक्ट ऑफ टू फोर्सेस, तो वो तभी इक्विलिब्रियम में रह सकता है जब दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हो। अब सोचो कि अगर ये फोर्स F1 इधर लग रहा है, तो दूसरा फोर्स इस 4q पर इधर लगना चाहिए। हाँ क्या नहीं? बात तो सही बोल रहे हो सर। अब सोचो कि ये जो F0 है ये कौन लगाएगा? सर ये लगाएगा स्मॉल क्यू। अब सोचो कि यार ये जो स्मॉल क्यू है इस 4q के ऊपर इधर लगा रहा है, अपनी तरफ लगा रहा है, मतलब कि ये तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब सोचो कि अगर ये स्मॉल क्यू इस 4q को अट्रैक्ट कर रहा है, तो बताइए इस स्मॉल क्यू का जो नेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? क्या ये भी 4q के नेचर का होना चाहिए या अपोजिट टू 4q होना चाहिए? सर अट्रैक्ट तो तभी करेगा जब ये अपोजिट होगा। हाँ क्या? अब यार 4q तो पॉजिटिव है, अगर 4q पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल q जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब हमने इसका नेचर भी पता कर लिया, लोकेशन भी पता। क्लियर है भाई? अब हमें क्या पता करना है? अब हमें पता करना है सर इसका मैग्नीट्यूड। चलिए अब मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। सोचो इस वाले चार्ज पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है F1। F1 कौन लगाएगा? Q लगाएगा। तो चलो भाई जरा मुझे बताओ कि ये जो आपका चार्ज है Q, ये इस 4q पर फोर्स लगा रहा है बच्चों F1। किधर लगेगा? इधर। कितना लगेगा भाई? ये लगेगा सर KQ 4q अपॉन में r²। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इस पर एक और फोर्स लग रहा था इधर, ये किसने लगाया था सर? ये लगाया था इस स्मॉल क्यू ने। ये दूरी कितनी थी भाई? ये थी सर 2r/3। ये थी
2r/3, और ये कितना था बच्चों, r/3 था, है ना। तो जरा मुझे बताओ कि ये स्मॉल क्यू 4q पर कितना फोर्स लगाएगा। सर ये लगाएगा कि, फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, हम केवल यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखने वाले हैं, डायरेक्शन हम ऑलरेडी अपने कॉमन सेंस से देखा चुके, ठीक है बच्चों। तो डिवाइडेड बाय 2r/3 का होल स्क्वायर, ठीक, ओके। अब चूंकि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, F0 शुड बी F1, तो ये हो जाएगा सर 4k क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में 2r/3 का होल स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 4k क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में r स्क्वायर। बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, इससे तो ये कट जाएगा, इतना तो हमारा अधिकार बनता है। अच्छा से, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से क्या बन रहा है, अच्छा अच्छा, अपन ने गलती कर दी। क्या गलती करी, देखो हमने इधर भी ये लिख दिया, है ना। तो चलिए इस गलती को करेक्ट कर लिया जाए। यहाँ पर ये चीज नहीं कटेगी, है ना, तो पूरी की पूरी चीजें नहीं कटेगी, यहाँ पर कुछ तो भी बचा हुआ रहना चाहिए। ये हो जाएगा सर 4k, ये कैपिटल क्यू का स्क्वायर है बच्चों, ठीक है ना। देखो क्यू और क्यू कैपिटल क्यू का स्क्वायर। अब यार 4k से 4k को उड़ा दो, और एक कैपिटल क्यू से एक कैपिटल क्यू को उड़ा दो, तो ये बन जाएगा सर 9q बटे में 4r² बराबर 1 में r स्क्वायर, यही बनेगा यार। आर स्क्वायर से ना आर स्क्वायर, अच्छा एक क्यू भी यहाँ पर बच रहा है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को काट दो, तो ये बन गया क्या, ये बन जाएगा सर कैपिटल क्यू बराबर 9q बटे में 4, तो स्मॉल क्यू बराबर कितना हो जाएगा 4/9 कैपिटल क्यू। ये लीजिए साहब, जो तीसरा और आखिरी पैरामीटर था हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया, मतलब मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए वो भी पता कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने क्या सीखा कि ये जो तीसरा चार्ज है, इसका वैल्यू अगर मुझसे कोई पूछे तो ये वैल्यू बेसिकली इतना होना चाहिए, है ना। हमने देखा था कि नेगेटिव आ रहा था ये वाला, हमने देखा था कि ये नेगेटिव नेचर का होना चाहिए, हाँ कि ना। तो बच्चों यहां से हमने क्या सीखा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि जब भी आपको तीन चार्जेस दिए जाए, जब भी आपको तीन चार्जेस दिए जाए Q1 Q2 और Q3, और आपसे कहा जाए कि ये तीनों का चार्ज का जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो तीन चार्ज का सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये इक्विलिब्रियम में तब रहेगा, पहली बात, पहली बात जब तीनों चार्ज का नेचर सेम ना हो, जब तीनों चार्ज का नेचर सेम ना हो, मतलब नेचर ऑफ चार्जेस डिफरेंट हो। तो लिख लेते हैं पहले इसके, थ्री चार्जेस का नेचर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक, पहली बात देखा ना तुमने, एक कैपिटल क्यू था, दूसरा 4q था, और तीसरा कितना आ रहा है -4/9q आ रहा है। तो देखो तीनों चार्ज का नेचर सेम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, तीनों चार्ज एक ही लाइन में होने चाहिए, है ना। तो तीनों चार्ज एक ही लाइन में होने चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं कोलिनियर, एक ही लाइन में होना चाहिए, ठीक है बेटा, ये चीज तेरे को पता होनी चाहिए। और तीसरी बात, तीसरी बात कि ये जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं होता है, दिस इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी स्टेबल। अच्छा सर, आपने दोनों बातें तो हमें सिखा दी, लेकिन एक तीसरी बात अभी तक आपने नहीं सिखाई है। अब क्यों नहीं सिखाई है उसका कारण बताता हूं। पहले आप एक काम करें, आप अपनी एनसीईआरटी पर जाइए, और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर है चैप्टर 1 का, ये वाला जो आपके सामने आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1.3, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आर्बिट्ररी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, एक स्मॉल टेस्ट चार्ज हमने इसके अंदर रख दिया है, ठीक है। नल पॉइंट मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो वहां पर फोर्स भी जीरो। आपको इसमें शो करना है कि जो इक्विलिब्रियम है टेस्ट चार्ज का, ये अनस्टेबल है। ये क्या है, अनस्टेबल।
यही तो हमने लिखा कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। और फिर इस रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है आपको। फॉर द टू चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाए, अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाए, तो आपको वो लॉजिक पता लग जाएगा जिसकी वजह से मैंने वहां पर वो तीसरा पॉइंट लिखा है। तो कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं होता है आप इसको ट्राई जरूर करिए, डेफिनेटली यू मस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो इसी टॉपिक पर ही हमारा बनेगा कि यार यहाँ पर कैसे हम लोग इसको प्रूव करें कि ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि यार ये कॉन्सेप्ट जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है वो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम ये वीडियो यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो बच्चों लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए। तो ये डेफिनेटली मुझे मोटिवेट करेगा ताकि मैं और भी आपके लिए ऐसे कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेके आ सकूं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड, सी यू एंड बाय बाय।